नमस्कार किसान भाइयों, युवा साथियों, मैं ब्रजेश और आप देख पा रहे हैं गौ ज्ञान विथ ब्रजेश। अगर आप अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की तकनीकी चीज़ें, पशुपालन में जो भ्रांतियां हैं, जो कमियां हैं, उसको कैसे दूर करें, इन सीरीज में अन्य लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी हम हैं कृष्णवाड़ा गांव, वैशाली जिले में, और हमारे साथ हैं बहुत शानदार अग्रगणी किसान और पूर्ण रूपेण बहुत दिनों से, पिछले 30 सालों की एस्टेब्लिश डेयरी के ओनर कह लीजिए, किसान कह लीजिए, हमारे मित्रवत श्री गोविंद सिंह जी। तो सर, आपका स्वागत है हमारे गौ ज्ञान विथ ब्रजेश में। स्वागत है हमारे यहाँ। और मैं एक किसान हूँ, मैं यूट्यूबर अपने आप को नहीं कह पाता हूँ, क्योंकि मेरा काम है कि जो एस्टेब्लिश डेयरी हैं या जो डेयरी लगाना चाहते हैं, खुद मैं किसान हूँ, पशुपालक किसान हूँ। और मेरा मानना है सर, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से जब वार्ता हुई थी तो मैंने कहा था कि, उन्होंने कहा कि आप तकनीकी आदमी हैं ब्रजेश जी, भाग जाएंगे। तो मैंने उनको कहा था कि मैं वो ऋषि पुत्र कृषक हूँ जिसके उगाए गए अनाज से हिंदू सनातन धर्म में ठाकुर जी के भी भोग लगते हैं। तो इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर होके और मैं भाग जाऊं, ये संभव नहीं है। तो मेरा मानना है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है, मैं किसी काम को खराब नहीं कहता। तो आप सर, आपके पास इतनी शानदार भैंस है, इस भैंस को आप देखेंगे बंधु कि ये अभी बच्चा नहीं दी है, अभी ये कंसीव है सर। कितने महीनों बाद ये बच्चा देगी? ये 2 महीने बाद बच्चा देगी। 2 महीने बाद बच्चा देगी। 8 महीने की प्रेग्नेंट है। एबीएस के दीपक बुल की बच्ची है। श्रीमान, आप अंदाजा लगाइए कि जिसके पास इस कैटेगरी की भैंस हो, क्या जरूरत है उनको किसी दूसरे प्रोफेशन की, किसी दूसरे जॉब की। खैर, आते हैं सर, क्या लगता है आपको? आपका तो ये पुश्तैनी काम है, लेकिन आपको क्या लगता है इसको करके? पिछले 2 साल से आप पूर्णतः डेडिकेटेड होके कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? जैसे हम लोग किसान हैं, खेती करते हैं, तो एक समग्र रूप में अगर जीवन को देखें तो दूध, गोबर, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है खेती के लिए या जीवन के लिए, वो सबको ये पूर्ण करता है। दूसरी चीज़ है कि जब हमारे पास काम नहीं है, सुबह शाम जब हम घर पे होते तो एक संतुष्टि देता है कि हम कहीं शांति से इन चीज़ों को देख रहे हैं, धर्म भी हो रहा है और कर्म भी हो रहा है, इसलिए मज़ा है, कोई दिक्कत नहीं। इस मतलब कटिया के बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी दें, इसकी मदर और इसका सीमेन, और ये अभी कौन सा सीमेन पड़ा है सर? ये एबीएस के शेरा की बच्ची है। ये खुद दीपक बुल से है, और ये अभी रजनीकांत एबीएस का है, उससे प्रेग्नेंट है। ये लगभग 32 महीने या 32-33 महीने की है, और लगभग हम समझते हैं 10 कुंटल से कम वजन की नहीं। 10 कुंटल के आसपास की वजन हो। बहुत शानदार, ईश्वर करे। आमतौर पर भैंस पालन में ऐसा माना जाता है कि भुइयां बाबा करे, ये भैंस अच्छी बच्चियां दे। और आगे आने वाले जो बिहार डेयरी एक्सपो है, मैं एक्सपो के आयोजक से भी आग्रह करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि ये भैंस उस एक्सपो में जाएगी, और मुझे लगता है कि आज मैं घोषणा करता हूं कि ये भैंस वहां प्रथम पुरस्कार लेके आएगी, ऐसी हमारी शुभकामना है गोविंद जी। ये उस भैंस की माँ है, ऐसा मैं अगर समझ पा रहा हूं तो। ये 4th लैक्टेशन में बच्चा दी है। 3rd लैक्टेशन में 21 से 22 लीटर तक इसको दूध हुआ है। जबरदस्त। अभी 4 दिन पहले बच्चा दी है, अभी तो फीस में ही है, इस बार देखते हैं कहाँ तक जाती है। आगे एक गाय आपकी सर बड़ी अच्छी दिख रही है, बहुत हेवी वजन की है। ये दोनों परियां अभी प्रोजनी टेस्टेड बुल की हैं। अच्छा। ये भी प्रेग्नेंट है, ये लगभग 9 महीने की प्रेग्नेंट है, ये अगले महीने बच्चा देगी। ये भी प्रोजनी टेस्टेड बुल की है, वो सुल्तान है, एबीएस कंपनी की। ये सर, इस गाय के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं। हमको लगता है कि ये गाय अच्छी खासी ब्यात की है, लेकिन फिर भी आज इसकी चमक और शाइनिंग बनी हुई है। ये गाय मिथक तोड़ने वाली गाय है सर। हमेशा डेयरी में कहा जाता है कि 2nd लैक्टेशन 3rd लैक्टेशन तक की गाय को रखना चाहिए, टेक्निकली सही है, हम इसको गलत नहीं मानते, लेकिन ये गाय हमारे यहाँ 8th लैक्टेशन में बच्चा देगी, और पिछले लैक्टेशन तक बच्चा देने के बाद 40 से 45 लीटर तक मिल्क पे रही है। 40 से 45 लीटर। अभी 8वें लैक्टेशन में हमारे यहाँ बच्चा देगी। 8वें लैक्टेशन में है किसान भाइयों। आप समझ सकते हैं कि इस गाय के पीछे का मैनेजमेंट
और किसान का भी दाद देना पड़ेगा। सिर्फ गाय के नस्ल से काम नहीं चलेगा। तो गोविंद जी का काम नो डाउट बहुत सराहनीय है और इनका पूरा डेयरी फार्म एक बार आप वीडियो में दिखाएंगे और हम लोग इधर से चल के भी आएंगे, इसको देखेंगे। और सर क्या खास, मतलब आपका क्या खास वो ट्रिक है जिससे आपको लगता है कि डेयरी फार्म सक्सेस है? चूंकि दिखने से तो लग रहा है कि आप सक्सेसफुल डेयरी फार्मर हैं। हमारे यहाँ सर लगभग 82-84 के आसपास से एचएफ आ गई थी। उसमें पंजाब से ट्रेन से गाय आया करती, तो उस समय से हमारे पास एचएफ है। और सुधा के स्थापना काल से हम सुधा को ही दूध दे रहे हैं। चलिए। और हमारे पास जो अपने इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे हरा चारा, फोडर, ये सब हमको खेत से प्राप्त हो जाता है। फीड वगैरह हम लोग को खरीदना पड़ता है। बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट फार्म्स का होता है वो सब खरीदना पड़ता है। तो ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है, फार्म मज़े से चल रहा है। इसका जो रिक्वायरमेंट है, जो पुराना अनुभव है उसको मिला के प्लस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उन सब के समावेश से जो बेहतर से बेहतर हो सकता है जानवर के लिए, वो हम लोग करते हैं। इसके कंफर्ट पे विशेष हम लोग ध्यान रखते हैं कि जानवर खुश रहे, संतुष्ट रहे और ड्यूरेबल हो, ताकि लंबे समय तक वो टिक सके हमारे यहाँ। हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है कि हम इसको खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। हमारे पास हमारे स्टॉक से ज़्यादा होगा तो बेचेंगे, नहीं तो है। बिल्कुल, हम इस पद्धति पे चलते हैं। अभी आप जैसे एक होड़ लगी हुई है सर की ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए, हम सॉर्टेड सेक्स सीमेन तो यूज कर ही रहे हैं, अभी एम्ब्रियो का भी एक दौर चल रहा है जी। तो आपको क्या लगता है कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए, चूंकि आप पुराने किसान हैं, अभी ज़्यादातर लोग पहले डेयरी फार्मर क्या होते थे ना कि आम डेयरी फार्मर थे, आप उनको कैटल फार्मर कह सकते हैं, डेयरी फार्मर नहीं कह सकते हैं। एक गाय दो गाय रखते थे। अभी अब डेयरी फार्म का कॉन्सेप्ट अपने बिहार में भी बढ़ रहा है। तो आप क्या सोचते हैं सर कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए नॉर्मल प्रोसेस में चलें या शॉर्टकट जो अभी एम्ब्रियो ट्रांसफर और ईटीटी आ रही है उस पर काम करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत जल्दी पहुंचने के लिए ईटी को यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप साधारण आदमी हैं, आम आदमी हैं, आपके पास पैसा कम है, तो आपको जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर है उससे ही चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं, बहुत जल्दी वहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो ईटी आपको करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे ग्रीन फॉडर का क्या इम्पोर्टेंस मानते हैं आप? देखिए, ग्रीन अगर डेयरी फार्मर को डेयरी में प्रॉफिटेबिलिटी आना है, स्टेबिलिटी लाना, सबसे बड़ा चैलेंज तो है स्टेबिलिटी लाना। फार्मर्स को डेयरी को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना, कि आप किसी अदर सोर्स के पैसे को इसमें लगा रहे हैं और फिर आशा में हैं, ये नहीं कि अगर डेयरी सस्टेनेबल हो तो उसमें ग्रीन फॉडर का क्या योगदान है? ग्रीन फॉडर का बहुत बड़ा योगदान है। 2-3 चीज़ ग्रीन फॉडर से है। एक तो है कि बहुत सारा चीज़ है जो ग्रीन फॉडर में, जब अलग अलग सीज़न में आप अलग अलग फॉडर खिलाते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो आपके जानवर को मिलता है। दूसरा, उसके पूरे डाइजेशन प्रोसेस को वो कंट्रोल करके अच्छा बनाता है। जो अंदर माइक्रोफ्लोरा वगैरह हैं उनको बढ़िया से वो पचने में मदद करता है। तो ओवरऑल जानवर के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए और आपके फीड कॉस्ट को कम करने के लिए भी ग्रीन फॉडर बहुत ज़रूरी है। आपको हर हाल में अगर संभव है तो आप कोशिश करिए कि सालों भर ग्रीन फॉडर मिले जानवर को। अभी एक नया कॉन्सेप्ट, अभी बिहार के लिए नया है, बाकी अभी मैं महाराष्ट्र होके आया हूँ और मैं अगले वीडियो में कभी दिखाऊंगा मित्रों की क्या नई टेक्नोलॉजी है और कितना आसान टेक्नोलॉजी है साइलेज का। चूँकि साइलेज अभी 2 प्रोसेस से बन रहे हैं अपने बिहार में। एक तो साइलेज पिट, जो बड़े साइजों के पिट सरकार के अनुदान के द्वारा दी गई, उसमें एक बड़ी चैलेंज क्या आ रही है कि आपके पास उतना पर्याप्त घास है, उतनी व्यवस्था है कि एक साथ आप बनाएं। दूसरा, 100 केजी और 50 केजी के जो प्रोफेशनल बंडल हैं जो सुधा बनाती है और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हमारे बिहार में भी बनाने लगी हैं या पंजाब से आ रहा है। अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है बैग साइलेज का, अभी नहीं आई, पूर्व से है लेकिन बिहार में वो पॉपुलर नहीं है। मैं वो बैग लाया हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको कि ग्रीन फॉडर का कंप्लीट रिप्लेसमेंट साइलेज है या उससे इम्प्रूव क्वालिटी है? क्या आपको क्या लगता है? ग्रीन फॉडर का कंप्लीट रिप्लेसमेंट साइलेज नहीं है। साइलेज बीच का चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि फीड खिलाने का अपना एक लिमिटेशन है। बिल्कुल। 20 लीटर की गाय है, आप 8 केजी फीड दे रहे हैं तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाय 40 लीटर दूध कर रही है, आपकी गाय 50 लीटर दूध कर रही है, तो आप कितना फीड खिलाएंगे? अगर 40 को ही मापदंड माने तो 16-17 केजी फीड चाहिए। एक गाय को अगर आप 16-17 केजी फीड खिलाएंगे तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो वहाँ फीड के बाद जो बीच का गैप है उसको पूरा करने के लिए आपको साइलेज देना पड़ेगा। और जो पूरे सिस्टम को सही रखने के लिए हरा चारा वो आपको देना ही देना पड़ेगा। यानी आपको अच्छा जानवर रखना है
ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन लेना है तो ड्राई मटर के लिए भूसा भी देना पड़ेगा, साइलेज भी खिलाना पड़ेगा और हरा चारा भी देना पड़ेगा। हाँ, जो कम प्रोडक्शन वाली गाय है, 10 लीटर 12 लीटर कर रही हैं, तो उनको आप कुछ भी खिलाइए, काम चल सकता है, उसमें बड़ा चैलेंज नहीं है। दूसरा क्या है कि डेयरी फार्मिंग में लेबर का बड़ा इशू है। जी तो अभी आधुनिक दौर में ऐसे यूट्यूब, मैं कह सकता हूं कि यूट्यूब को देख के और अन्य चीज़ों पे अभी क्या होता है कि अभी ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो वो कहते हैं कि एक वीडियो बनाएंगे आपके इस डेयरी फार्म का, हमारे डेयरी फार्म का, किसी का भी, और ऊपर में स्लोगन देंगे कि गाय पाल के गोविंद जी हो गए अरबपति। और उसको देख के जो लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, डेयरी फार्म को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, अभी जो यूट्यूब चल रहा है उसमें ज़्यादातर फेक चीज़ें चल रही हैं। जैसे आज एक हम यूट्यूब देख रहे थे, उसमें एक वीडियो है सूरन के ऊपर, ओल के ऊपर। वो किसान कह रहा है कि हमारे यहाँ चंपारण के आसपास में, मोतिहारी के आसपास में एक कट्ठे में ओल 15 से 20 क्विंटल हो रहा है। वो निहायत ही झूठ बोल रहा है। हम लोग 25 वर्षों से ओल की खेती कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि जब से बिहार में ओल की खेती कर रही है, हम लोग उसका खेती कर रहे हैं। वो मिल उतना प्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो आप झूठ बोलने के लिए जो बोलना है बोलिए यूट्यूब पे। तो अपना प्रचार करने के लिए आप बोलिए 50 क्विंटल हो रहा है, आप गाय खड़ी है, कहिए कि इसको 200 लीटर दूध हो रहा है, कौन लाठी लेके आपको रोकने आ रहा है? बिल्कुल। लेकिन इस भ्रांति से बचने के लिए जो नए लोग हैं जो चाहते हैं कि हम डेयरी फार्म करें और सस्टेनेबिलिटी आए, तो आपके जैसे जो आप दिखाएंगे थोड़ा इनका पूरा इधर से एक लुक की इतना स्टेबल डेयरी फार्म और पिछले 30 सालों से सर आप चला रहे हैं, तो क्या एक संदेश है हमारे यूथ के लिए? देखिए, अगर आपको डेयरी चलाना है तो यूट्यूब के पीछे ना पड़िए। यूट्यूब से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लीजिए ऑथेंटिक यूट्यूबर से, लेकिन आपको फील्ड विजिट करना ही पड़ेगा। अच्छे अच्छे डेयरी फार्मर्स से मिलिए, उनसे उनका अनुभव लीजिए, और 2-4 लोगों से जब मिलेंगे तो अब उनके अनुभव का निचोड़ जो होगा, और यूट्यूब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आप काम करिए, तो आपका डेयरी सस्टेनेबल होगा, आप सक्सेसफुल होंगे। केवल यूट्यूब पे घर बैठे मोबाइल से आप चाहिए कि सब ज्ञान हो जाए, तो किताब से ही केवल ज्ञान होता तो सारी स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद हो जाती, कॉलेज की जरूरत नहीं थी। यूट्यूब पे ही, गूगल पे सब पढ़ लेते। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की क्या जरूरत? सर, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच 3-4 स्टेट के कारगिल के हेड हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर आपको बढ़िया सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग करना है तो उसमें फीड का भी बड़ा योगदान है। तो मैं किसी भी ब्रांड के प्रमोशन के लिए मैं नहीं आया सर आपके यहाँ, लेकिन नो डाउट कारगिल का न्यूट्रिशन और उसके न्यूट्रिशन की थिंकिंग और ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। तो जयंत सर, आप यहाँ आए हैं और आपका बड़ा अनुभव है, आप तो 3-4 स्टेट के हेड भी हैं कारगिल में। तो सर, आपको गोविंद जी का डेयरी देख के कैसा फील हुआ, और क्या इस डेयरी में भी कुछ कमियां आपको नजर आ रही है? नहीं, आपको मैं बता दूं, कमियां तो बाद में गिन लेंगे, लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो गाय हैं या भैंसें वो मेंटेन है। आप किसी गाय मेंटेन है कि नहीं, या बछड़ा बछिया, उसको उसके स्किन को देख के देखा जाता है। आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनकी गाय में कहीं रफ स्किन नहीं है। दुबली पतली होना अलग बात है, मिल्क यील्ड ज़्यादा होगा तो गाय थोड़ी पतली होंगी, बट रफ स्किन नहीं है। मैट बिछा है तो हूफ हेल्थ अच्छा है, एसिडोसिस नहीं है। आप गोबर देख लीजिए, आप गोबर पे कैमरा फोकस करके देख सकते हैं, गोबर गोल है, मतलब वो न ढीला है न कड़ा है। तो ये सब इस चीज़ का द्योतक है कि जो हमारा यहाँ पर जो इनका जो डेयरी है वो मेंटेन्ड है, वो अच्छे से लुक आफ्टर किया हुआ है और कर रहे हैं। दूसरी बात है, ब्रीड जो कंसर्न है वो भी डिफरेंट ब्रीड का है। HF भी है, साहिवाल भी है, एक आध रेड सिंधी भी है, ऐसा देखिए गिर है, गिर भी है। और इनका बेफेलो का कलेक्शन तो मन खुश करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज बिहार में आप देखें तो बिहार में भैंस का बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन है बिहार में भैंस के, लेकिन यहाँ पे ब्रीड कमजोर है। यहाँ का जो लोकल ब्रीड है वो कम दिन दूध देता है, लेकिन इनके पास मुर्रा और मुर्रा का क्रॉस भैंस है। हम उम्मीद करते हैं कि इनको भैंस में और सफलता मिले, क्योंकि गाय वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, बट ऐसा भैंस रखना और उसको प्रमोट करना बहुत कम देर लिए देखने को मिलता है। तो ये हमारी शुभकामना है कारगिल की तरफ से भी, मेरे पर्सनल तरफ से। आपका भी स्वागत है सर। कि बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ग्रो कीजिए सर। जी जी, बहुत अच्छी बात है, और अपने ज्ञान को ना थोड़ा बांटिए लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात। सर, मेरा अपना निजी मानना है गोविंद सर कि जरूरी नहीं है कि हम मतलब
अपना काम करें और उसमें फोकस्ड रहें, ये ज़रूरी है। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी है सर कि हमने जो कमाया, अपने अनुभव से कमाया, ठीक है, कोई पशुपालक हैं आए और वो हो सकता है कि वो एक दिन में ग्रो कर गए, बहुत पैसा कमा लिए, सब कुछ हो गया किसी सेक्टर में। लेकिन मेरा अपना निजी मानना है कि जो धीरे धीरे, एक शब्द है, हमारे एक बुजुर्ग किसान हैं श्री राजनारायण जी, बेगूसराय में आइकॉनिक फार्मर हैं, तो वो हर बार मुझे कहते रहते हैं कि चरे बेती। जो धीरे धीरे चीज़ें आती हैं, जो दवाइयाँ धीरे धीरे होता है, उसका जो एक इम्पैक्ट है। तो मैं जब से पशुपालन कर रहा हूँ 2013 से, तो आज तक में मैं पूरे बिहार को घूमा हूँ, पूरे प्रदेश में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में घूमा हूँ। लेकिन 30 साल का लंबा समय पशुपालन में, इतनी सफलतम डेयरियाँ, और उसके बाद भी कोई बहुत आउटर प्रोजेक्शन नहीं है। तो इसके लिए सर आप साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा आप पब्लिक रिलेशन से जोड़ें, ऐसा मेरा आग्रह है आपसे। क्योंकि जो स्टेबिलिटी आपने लाया है, जो सस्टेनेबिलिटी आपने लाया है, ये नहीं देखने को मिलता है। या तो लोग बहुत पीक पे जाते हैं या ध्वस्त हो जाते हैं। एक्चुअली समय का अभाव, काम का दबाव ये करने नहीं देता है। और दूसरी चीज़ है कि जिस लोकल स्तर पे जिनको ज्ञान की ज़रूरत हो हमारे पास आते हैं, या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से भी उनको मदद किया जाता है। हाँ, आउटर एजेस में देखा जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा पब्लिक में नहीं रहे हैं, काम के दबाव की वजह से, दायित्वों की वजह से, या काम बड़ा है इसलिए थोड़ा समय भी कम रहता है। लेकिन जो लोग ज़रूरत समझते हैं, आते हैं, उनको ज़रूर दिया जाता है। और हम लोग भी किसी न किसी से सीखते हैं, किसी न किसी माध्यम से। ज्ञान का कोई अंतिम सीमा तो है नहीं, अभी भी सीख ही रहे हैं, आगे भी सीखने का कोशिश जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फार्म पे आए, बहुत अच्छा लगा। और जयंत सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने बड़े पद को होल्ड करने के बाद हमारे बीच में समय देते हैं। संयोग है कि आज गोविंद जी के फार्म पे मुलाकात हो गई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना ही कहना चाहूँगा कि कारगिल की तरफ से मुझे बहुत खुशी होती है जब बिहार में इस तरह का डेवलपमेंट देखता हूँ, क्योंकि हमारा राज्य ही पिछड़ा है और इसके आगे बढ़ने का पशुपालन और कृषि को छोड़ के अभी निकट भविष्य में तुरंत कुछ और नज़र नहीं आता। तो इसलिए कृषि और पशुपालन में आप लोग सभी लोग बढ़िए, कारगिल हमेशा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।